Good morning to all of you. Today we start wave function. The definition of wave function is a function that represents the state of a quantum mechanical system and contains all valuable information regarding that system is called wave function and is represented generally as psi. तो वेव फंक्शन क्या होता है? ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इस वेव फंक्शन से हम सारी इंफॉर्मेशन पार्टिकल के बारे में जान सकते हैं। इसको जनरली साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम किसी क्लासिकल सिस्टम के लिए पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ये सारी वैल्यू हम पता करते हैं, उसी तरह इस वेव फंक्शन से भी हम पार्टिकल के सारी इंफॉर्मेशन, यही सब कि मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोजीशन है, ये सब हम बता सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और इस साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। अब देखते हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या बताता है। तो ये है मॉड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट टाइम टी। इसमें जो ये एक्स लिखे हैं ये रहना अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहा तो हमें पता नहीं चलेगा ये किस स्पेस में है, मोमेंटम स्पेस में है या पोजीशन स्पेस में है। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे ये लिखूं, मैंने लिखा है मॉड ऑफ साई स्क्वायर, तो ऐसे लिखना गलत है क्योंकि इससे हम नहीं पता कर पाएंगे कि ये किस स्पेस में है, मोमेंटम स्पेस में है या फिर पोजीशन स्पेस में है। पोजीशन स्पेस में रहता है तो यहाँ पर एक्स लिखना ज़रूरी है, तो उससे ही पता चला। अगर मोमेंटम स्पेस में है तो हम एक्स की जगह पी लिखेंगे, जैसे ये है तो ये मोमेंटम स्पेस में है, और ये एक्स लिखे हैं तो ये पोजीशन स्पेस में हो गया। इसी से पता चल रहा है कि ये पोजीशन स्पेस में है और ये मोमेंटम स्पेस में है। तो ऐसे लिखा जाता है। अगर हम डायरेक्ट मॉड ऑफ साई स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इन दोनों में जब टाइम नहीं लिखें, इसका मतलब इस दोनों में टी इक्वल टू 0 हम लिए हैं। तो अगर टाइम रहता तो उससे हम पता करते हैं कि टी टाइम पर ये वेव फंक्शन लिखा है। अगर टी इक्वल टू 0 है तो टाइम लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम ज़्यादातर चीज़ें हम पोजीशन स्पेस में ही बात करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा इजी लगता है। तो इसको बोलते हैं हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट टाइम टी। अब देखते हैं दूसरा चीज़, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे हम the probability of finding the particle in small region of space lying between x to x plus dx at time t। हम इस ऊपर वाले को ऐसा भी बोल सकते हैं कि the probability of finding the particle at particular x at time t। तो इससे पता चलता है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल किसी पार्टिकुलर एक्स पोजीशन पर टी टाइम पर, और यह है स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर हम इसी को ऐसे लिखें, इसमें मैंने ये लिखा, तो इसमें यही सेम पार्ट है, इसको बस इंटीग्रेट कर दिया गया है x1 टू x2, तो ये एक लार्ज रीजन हो गया। तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी एक लार्ज रीजन में x1 से लेकर x2 में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताएगा टी टाइम पर। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये एक पार्टिकुलर एक्स पर टी टाइम पर पोजीशन प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये एक स्मॉल रीजन डी एक्स में प्रोबेबिलिटी बताता है टी टाइम पर, और एक लार्ज रीजन में x1 टू x2, इतना बड़ा लार्ज रीजन है तो इसमें प्रोबेबिलिटी बताता है टी टाइम पर। तो ये जो वेव फंक्शन होता है साई, ये मैटर वेव ही होता है। तो अब वेव फंक्शन कैसा हो कि हमें पार्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। हमें हर एक फंक्शन से पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वेव फंक्शन पर एक कंडीशन होता है। अगर वेव फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो समझिए कि हमें पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर वेव फंक्शन फॉलो नहीं करता है तो वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, यानी कि हम बोलेंगे इस वेव फंक्शन से हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी अच्छे से पूरे पार्टिकल के बारे में। इसलिए हम पहले कंडीशन जानते हैं कि इस वेव फंक्शन पर कितनी कंडीशन होती हैं जिससे कि हम उस वेव फंक्शन को एक्सेप्ट कर सकें। यानी कि जो वेव फंक्शन सारी कंडीशन को फॉलो करता है उसी को बोलते हैं हम एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन।
या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन या फिर फिजिकली एडमिसिबल वेव फंक्शन। एक नाम और देते हैं कि वेल बिहाफ वेव फंक्शन। तो कंडीशन सारी देखते हैं। तो पहला कंडीशन है वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट। तो फाइनाइट होने के लिए हमें साई दो तरीके से फाइनाइट हो सकता है। पहला है बाउंड स्टेट या फिर बोल सकते हैं लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। यानी कि जब हम वेव फंक्शन जैसे अगर 3D में दिया हो, XYZ में दिया हो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। ये XYZ क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो जब XYZ का वैल्यू हम इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो साई हमें 10 to 0 ऐसा मिलता है। यानी कि वेव फंक्शन का वैल्यू 0 की ओर टेंड करती है। और दूसरा कंडीशन है अनबाउंड स्टेट होगा या फिर बोल सकते हैं स्कैटरिंग स्टेट, और इसी को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसको बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। तो जब हम XYZ की वैल्यू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं दोनों के लिए, तब साई का वैल्यू क्या हो रहा है? नॉन जीरो हो रहा है लेकिन फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो ये फाइनाइट होने के लिए दो कंडीशन है, या तो साई जीरो हो या तो नॉन जीरो हो लेकिन फाइनाइट हो। अगर हम वन डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में हम बात करते हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू बस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। YZ में वो फंक्शन होगा ही नहीं। अगर किसी वेव फंक्शन में मान लीजिए हम एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1D के लिए बात कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी पुट करते हैं एक्स का वैल्यू, तो हमें मान लीजिए साइज 0 की ओर टेंड मिल रहा है, टेंड कर रहा है 0 की ओर। अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वेव फंक्शन इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तब भी वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसी तरह इसके लिए भी देख सकते हैं, बी पार्ट के लिए अगर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू मिल जा रहा है, लेकिन अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वेव फंक्शन का वैल्यू आ जा रहा है, तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दोनों होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी पुट करें और माइनस इन्फिनिटी पुट करें, दोनों में वेव फंक्शन फाइनाइट या फिर नॉन जीरो या फिर कह सकते हैं 10 to 0 होना चाहिए, तब वो फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो अब आपको रीज़न बताते हैं कि ये वेव फंक्शन फाइनाइट क्यों होना चाहिए। इसका रीज़न है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है, तो साई का वैल्यू हमने मान लिया है कि इन्फिनिटी आ रहा है, तो मॉड ऑफ साई XT का मॉड स्क्वायर कितना आएगा? तब इन्फिनिटी आएगा। तो मॉड ऑफ साई XT का स्क्वायर, ये तो प्रोबेबिलिटी बताता है ना, तो प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी बता रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0, तो ये तो प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी बता रहा है। इसलिए हम वेव फंक्शन पर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहता है। दूसरा कंडीशन है साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है, अगर हम 1D के लिए बात करें, मान लीजिए हम एक्स डायरेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक पार्टिकुलर एक्स पर हमें साई का वैल्यू एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। किसी एक एक्स पर 2 वैल्यू या 3 वैल्यू ऐसी या इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ, ये हम रफली देखते हैं, एक पैराबोला है, तो हम देखते हैं एक्स का वैल्यू ये पुट कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है, एक्स का वैल्यू ये पुट कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है, ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये भी इधर बढ़ता जाएगा। तो अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। यहाँ पर वैल्यू कुछ एक्स का अलग रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ रहेगा, अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, एक ही वैल्यू एक ही एक्स पर नहीं आ रही हैं, तो ये इसको बोलेंगे ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है। एक हम दूसरा पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं, उसको देखते हैं। तो ये है ग्राफ, ये आपको रफली समझ लीजिए कि एक पैराबोला ही है, सही से ना बना है। तो इस पर हम देखते हैं किसी एक एक्स पर हमें ये भी वैल्यू मिल रहा है और हमें नीचे वाला ये भी वैल्यू मिल रहा है, एक ही एक्स पर 2 हमें वैल्यू मिल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, हर जगह देखेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर ये भी वैल्यू मिल रहा है, तो 2 वैल्यू मिल रहे हैं किसी एक्स पर, तो ये सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है, जबकि ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है। सिंगल वैल्यू फंक्शन पहचानने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक ग्राफ पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा हो तो वो सिंगल वैल्यू होता है। जैसे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इधर करें तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये सिंगल वैल्यू है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ को तो वो सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है।
जैसे यहाँ पर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी कट कर रहा है ग्राफ को, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ ड्रॉ करते हैं यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। तो ये सिंगल वैल्यू नहीं है। दो या दो से ज़्यादा अगर कट करेगा तो वो सिंगल वैल्यू नहीं होगा फंक्शन। तो अब इस कंडीशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, सिंगल वैल्यू क्यों होना चाहिए साई, तो इसका और देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लेते हैं फिर। तो ये हमने लिया ग्राफ साई एक्स का। एक एक्स के लिए हमने दो वैल्यू लिया है साई एक्स का, एक तो है 1/2, एक है 1/3। किसी एक ही एक्स पर दो हमें फंक्शन लिए हैं। तो मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसी एक पार्टिकुलर एक्स पर हमें प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, एक से मिल रहा है हमें 1/4 और 1/3 जब साई एक्स है तो उससे मिल रहा है प्रोबेबिलिटी हमें 1/9। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही एक्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी दो दो मिल रही हों, यानी कि किसी एक एक्स पर साई एक्स की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए कोई, या तो 1/2 हो या तो 1/3 हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि साई एक्स सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो अब तीसरा कंडीशन है वेव फंक्शन के लिए, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना क्यों ज़रूरी है, मान लेते हैं साई डिसकंटिन्यूअस है। अगर साई डिसकंटिन्यूअस है तो हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है, या फिर कह सकते हैं साई क्यों डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मान लीजिए हमें पार्टिकल का मोमेंटम पता करना है, तो मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू लिखते हैं। तो अगर पार्टिकल का मोमेंटम हमें पता करना हो तो ये मोमेंटम का ऑपरेटर है, और इसको हमें साई के ऊपर ऑपरेट करना होगा। जब ऑपरेट करेंगे तो हमें साई को डिफरेंशिएबल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो इसको हम 1D के लिए लिखे हैं, ऑपी का ऑपरेटर -IH bar del/del x। तो जब अगर साई डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं पाएगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम मोमेंटम का वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए साई का कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। इसी मोमेंटम ऑपरेटर को अगर हमें 3D में लिखना हो तो हम उसे लिखेंगे -IH bar del। फोर्थ पॉइंट है del/del x, del/del y, del/del z और del/del t जो ऑपरेट हो रहा है साई पर। तो ये सारे मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू होने चाहिए। अब जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा थर्ड पॉइंट में कि मोमेंटम पता करने के लिए हमें साई को कंटिन्यूअस होना ज़रूरी था। तो कंटिन्यूअस है अगर साई और डिफरेंशिएबल है, तो साई को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें वैल्यू भी फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। अगर मान लीजिए वैल्यू इन्फिनाइट हो तो हमें मोमेंटम का वैल्यू इन्फिनाइट मिल जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि मोमेंटम इन्फिनिटी कैसे हो सकता है फिर पार्टिकल का, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए वैल्यू भी फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू दो मिल रही हैं, तीन मिल रही हों, वो एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे अगर किसी पॉइंट पर दो वैल्यू मिल रही है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर मोमेंटम की वैल्यू दो आ रही है। यानी कि जैसे एक मान लीजिए एग्जांपल में एक मोमेंटम का वैल्यू P1 है और दूसरे मोमेंटम का वैल्यू P2 है उसी पॉइंट पर। तो एक ही पॉइंट पर दो मोमेंटम कैसे हो सकता है एक पार्टिकल का, तो ये भी इम्पॉसिबल केस है। इसलिए वैल्यू जो होना चाहिए डेरिवेटिव का वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ये है del/del t, ये भी फाइनाइट और सिंगल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का ऑपरेटर हम जब लिखते हैं तो उसको लिखते हैं IH bar del/del t। तो साई का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी फाइनाइट और सिंगल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल वैल्यू ना हो और फाइनाइट ना हो तो हम बोल सकते हैं तब एनर्जी तब तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और सिंगल वैल्यू नहीं होगा तो बोलेंगे एक ही पॉइंट पर एनर्जी दो दो आ रही हैं, तीन तीन आ रही हैं, तो ये भी इम्पॉसिबल केस है। इसलिए सारे डेरिवेटिव फाइनाइट और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखते हैं, del/del x, del/del y एंड del/del z मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस फॉर फाइनाइट पोटेंशियल। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं फाइनाइट पोटेंशियल के लिए ये सारे डेरिवेटिव डिसकॉन्टीन्यूअस हैं, और हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है डबल डेरिवेटिव की। तो अगर जब सिंगल डेरिवेटिव यानी कि del/del x, del/del y, del/del z ये कॉन्टीन्यूस होगा तभी तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे फिर से, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मिल पाएगी। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर 1D के लिए, इसलिए सिंगल डेरिवेटिव का कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी है। 6 है
साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं पूरे स्पेस में तो वैल्यू हमें फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमने dx लिखा है, तो ये 1D के लिए। अगर हमें 3D के लिए लिखना हो तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू dx डिवाइड dz कर सकते हैं, तो वो वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। एक तरह से ये इंटीग्रेशन मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx पूरे स्पेस में ये हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम पूरे स्पेस के लिए कितनी होगी? 1 ही होगी। तो अगर मान लीजिए वैल्यू 1 नहीं आ रही है, कुछ 1 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू, यानी कि हम कह सकते हैं कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो साई को हम 1 बनाने के लिए किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि वो पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करके 1 हो जाए। तो अगर फाइनाइट होगा तभी तो हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम 1 बना पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि पूरे स्पेस में ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट होगा तो हम उसको फिर 1 बना ही नहीं पाएंगे किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके। इसलिए साई का स्क्वायर इंटीग्रेबल होना ज़रूरी है। अगर हम वैल्यू निकालते हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx का पूरे स्पेस में, अगर ये वैल्यू 1 हो जा रहा है तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। साई xt का मॉड स्क्वायर dx, ये 1D के लिए हमने लिखा है। 3D के लिए लिखना हो तो साई rt का मॉड ऑफ स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 इंटीग्रेट कर दे रहे हैं पूरे स्पेस में। अब जैसे यहाँ हमने यहाँ पर लिख दिया है x 1D के लिए, यहाँ पर 3D के लिए r लिख दिया है, तो ऐसे लिखना सुटेबल होता है, सही होता है। जिससे मैंने यहाँ ऊपर वाले केस में यहाँ पर लिख दिया है मॉड ऑफ साई स्क्वायर, यहाँ पर x न r नहीं लिखा है। तो यहाँ इसको हम समझते रहेंगे कि ये 3D के लिए लिखा हूँ और क्योंकि ऑल स्पेस में इंटीग्रेट करना है, या फिर नहीं यहाँ से देखेंगे dx 1D के लिए हमने इंटीग्रेट किया है, -∞ टू ∞ 1D के लिए इंटीग्रेट किया है। तो 3D के लिए लिखना भी हो तो 3D के लिए हम लिख सकते हैं, इसी को डी टाउ लिख देंगे। डी टाउ का मतलब है dx डिवाइड dz। तो यहाँ पर हमने बताया था पहले कि यहाँ पर x y z या फिर r इस टाइप का लिखना ज़रूरी होता है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। तो इसको हम समझते रहेंगे कि हम ये पोजीशन स्पेस की बात कर रहे हैं और पोजीशन स्पेस में बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने लिख दिया है। तो अगर सही ढंग से लिखना हो तो हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी होगा x, या फिर 3D की वैल्यू बात करेंगे तो r। तो ऐसे लिखना सही होता है, ऐसे लिखना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। तो ऐसे जनरली हम बुक में भी देखते हैं, ऐसे ही लिख देता है। तो शॉर्ट में लिखने के लिए या फिर बोल सकते हैं लेजनेस के कारण वो नहीं लिखता है। बट हम इस बात को जानते रहेंगे कि ऐसा लिखना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। यहाँ पर हमें x लिख देंगे तो सही होगा लिखना। तो ये अब सही है ऐसा लिखना। तो अब नॉर्मलाइजेशन का फिजिकल मीनिंग यही है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरे स्पेस में t टाइम पर यूनिटी होनी चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। इसी तरह एक और कंडीशन होता है जिसको ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन बोलते हैं, तो उसको देखते हैं। तो ये है ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन की साई आई आर स्टार साई जे आर डी टाउ का पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होगा डेल आई जे। ये डिराक डेल्टा फंक्शन है डेल आई जे। तो जब आई इक्वल टू जे होगा तो वैल्यू 1 होगा, जब आई और जे के बराबर नहीं होगा तो 0 होगा। तो साई आई डिनोट कर रहा है कि ith स्टेट का वेव फंक्शन है, और साई जे डिनोट कर रहा है कि jth स्टेट का वेव फंक्शन है। जब आई इक्वल टू जे हो रहा है तो साई आई स्टार साई जे को आई लिख देंगे, तो साई स्टार साई को हम वही लिख रहे हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर। ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर ऐसा नहीं है कि साई आर को मॉड वैल्यू ले लिए उसका स्क्वायर कर दें। इसका मतलब है कि साई का स्टार किए हैं, फिर उसके साथ साई का मल्टीप्लाई किए हैं। साई का स्टार करने का मतलब है साई वेव फंक्शन का कंजुगेट करना, यानी कि साई का कंजुगेट वेव फंक्शन जो होगा उसको साई स्टार बोलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए ले लूँ तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है, जैसे 1 प्लस आई का कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आई होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्टार, ऐसे 1 प्लस आई का स्टार 1 माइनस आई है। तो इसी तरह ये साई का स्टार मतलब साई वेव फंक्शन का कंजुगेट वेव फंक्शन हमें पाना है। फिर उसके बाद साई आर का मल्टीप्लाई करना उसमें।
तो जब यहाँ पर देखते हैं i जब नॉट इक्वल टू j है तो वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है फिजिकल मीनिंग, ऑर्थोगोनैलिटी का क्या फिजिकल मीनिंग है? इसका मतलब है कि पार्टिकल का अलग अलग स्टेट में एक साथ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल एक टाइम पर किसी एक ही स्टेट में रहेगा, एक साथ दो स्टेट में नहीं रहेगा। तो इस बात को आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन टू डिफरेंट स्टेट्स साइमल्टेनियसली इज 0। तो आज यहीं तक, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करना। थैंक यू।